देश भर में ट्रांसपोर्ट से जुड़े कई संगठनों ने हल्ला बोला, जिसकी कुछ तस्वीरें दिल्ली से भी सामने आई, जहां के 30 हजारी इलाके में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस और दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से जुड़े कुछ लोग सड़कों पर उतर आए। उन्होंने ट्रकों और दूसरी गाड़ियों को एक जगह खड़ा कर दिया, फिर सामान को रिक्शे पर ढोकर अपना विरोध जताया। पेट्रोल डीजल के खिलाफ जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। ट्रकों में सामान ढोते हैं, वो रिक्शे पर वो अपना सामान ढो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां ले लीं, जिनके जरिए केंद्र सरकार से तेल के दाम को कम करने की मांग की गई। उन्होंने काले झंडे दिखाकर जमकर नारे भी लगाए। डीजल की मार बंद करो, डीजल की मार बंद करो। सड़कों पर उतरे इन लोगों ने बताया कि इन हालात में उनके लिए गुजारा करना भी कितना मुश्किल हो रहा है। ये हालात है हमारे कि हम गाड़ी चलाएं तो घाटा, ना चलाएं तो घाटा। विरोध प्रदर्शन की कुछ ऐसी ही तस्वीरें राजधानी के संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में भी देखने को मिली, जहां एक जगह कई ट्रांसपोर्टर जुट गए और धरना दिया। उन्होंने सड़क से गुजर रहे ट्रकों और सामान की ढुलाई के काम में आने वाली दूसरी गाड़ियों पर काले झंडे लगा दिए। इस तरह उन्होंने अपनी मांग को सरकार के सामने रखा। अमेरिका के मैरीलैंड से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक विमान को समंदर में लैंड करवा दिया गया। बताया गया कि इस छोटे विमान के इंजन में कोई गड़बड़ी आ गई थी, जिसके बाद पायलट ने उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराने का फैसला लिया और विमान को सीधा समंदर में उतार दिया। सामने आई तस्वीरों में ये छोटा विमान पानी में तैरता दिखाई दिया। विमान का अगला हिस्सा पूरी तरह पानी में डूब गया, जबकि पंख और पिछला हिस्सा पानी में तैरता नजर आया। हालांकि विमान किनारे से ज्यादा दूर नहीं था और वहां पानी भी कम गहरा था। विमान के पानी में गिरते ही आसपास के मौजूद लोग अपनी नावों से उसकी तरफ बढ़े। जानकारी मिलने पर बचाव दल की नावें भी वहां पहुंची और विमान में सवार सभी 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हांगकांग में तूफान के वक्त नावों के लंगर डालने के लिए बने एक शेल्टर में इतनी भयानक आग लगी कि वहां नावों की पनाहगाह में ही उनका कब्रिस्तान बन गया। 12 नावें तो आग में जलकर राख हो गईं, जबकि 20 पानी में डूब गईं। और सामने आई तस्वीरों में आग की लपटें और उनसे निकलते घने काले धुएं का गुबार रात के अंधेरे में भी दूर से ही आतंक फैलाता साफ साफ नजर आ गया। बेबस नावें बर्बादी की आग में बेतहाशा झुलसती दिखी। सूरज उगाया, लेकिन रात करीब 2:30 बजे से तांडव कर रही आग नहीं बुझी। दमकल कर्मी आग को शांत करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते दिखे, लेकिन तब तक कई नावें उसकी बलि चढ़ चुकी थी। हालांकि राहत की बात यह रही कि वहां मौजूद लोग आग की चपेट में नहीं आए। 6 घंटे से भी लंबे चले ऑपरेशन के बाद आग तो बुझ गई, लेकिन उसकी मचाई तबाही के सबूत मिट नहीं पाए। कुछ नावें तो आग में ऐसी राख हुई कि कबाड़ बनकर पानी में समाती नजर आई। रोनाल्डो की टीम यूरो कप के प्री क्वार्टर फाइनल में हार गई। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल यूरो कप से बाहर हो गई। उसे प्री क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम ने 1-0 से हरा दिया। कोरोना के मौजूदा हालात पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने एक बैठक की और कोरोना के नए डेल्टा प्लस वेरिएंट पर चिंता जाहिर की। Special surveillance is being carried out in the districts of the 12 states where the Delta Plus has been detected. दिल्ली के ईस्ट विनोद नगर इलाके में एक लड़के पर अपने माता पिता पर चाकू से हमला करने का आरोप लगा। इस हमले में आरोपी लड़के के पिता की मौत हो गई, जबकि उसकी घायल मां को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वडोदरा पुलिस ने कुछ लोगों को वैक्सीन पर अफवाह फैलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि ये लोग सोशल मीडिया पर लोगों को वैक्सीन नहीं लगवाने के लिए उकसा रहे थे। दुनिया के सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाले रेलवे स्टेशनों में एक मुंबई के अंधेरी स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने की तैयारी है। इस प्रोजेक्ट के तहत 4 एकड़ से भी बड़े इलाके का पुनर्विकास किया जाएगा। यहाँ के स्ट्रक्चर को सुधारने के लिए रेलवे ने 218 करोड़ रुपए का बजट रखा है और इसका काम आने वाले कुछ दिनों में शुरू भी हो जाएगा। अंधेरी स्टेशन के रीडेवलपमेंट प्लान की जो तस्वीरें न्यूज 18 को मिली, उनमें स्टेशन का पूरी तरह कायापलट नजर आया। मुख्य उद्देश्य ये है कि जो क्राउड मूवमेंट है उसको मेट्रो के साथ भी इंटीग्रेट किया जाए। एक स्टेशन को हम लोग एक ग्रीन बिल्डिंग के कंसेप्ट के रूप में, जो कि सीसीटीवी के थ्रू मॉनिटर्ड होगा, एक एडवांस बिल्डिंग के तरह उसको डेवलप करेंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अपनी वेबसाइट पर अलग देश के रूप में दिखाने वाले नक्शे को ट्विटर ने वापस ले लिया। विवादित नक्शा सामने आने के बाद भारत में ट्विटर को कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा था। खबर है कि ट्विटर की इस हरकत के लिए केंद्र सरकार सख्त कार्रवाई कर सकती है। ट्विटर ने एक बार फिर भारत सरकार को भड़काने का काम किया है। आईटी नियमों को ना मानने के लिए पहले से ही भारत सरकार के रडार पर चल रहे ट्विटर इंडिया ने इस बार बड़ी लापरवाही की है।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग देश बताते हुए उसने अपने प्लेटफॉर्म पर उसे जारी किया है। माना यह जा रहा है कि ट्विटर ने जानबूझकर भारत सरकार और भारतीयों को भड़काने की नीयत से ये कदम उठाया है। हालांकि भारत सरकार ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने का रुख दिखाया है। मजहब से जुड़ी भड़काऊ पोस्ट वायरल करने में बुरी तरह फंस चुके ट्विटर ने अब भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ की है। ट्विटर ने दुनिया का एक नक्शा जारी किया है जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग देश दिखाया है। यानी ट्विटर के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये दोनों भारत से अलग दो देश बताए गए हैं। कहा जा रहा है कि ट्विटर ने जानबूझकर ऐसा नक्शा जारी किया है जो भारत सरकार को भड़काने वाला कदम है। बहुत गंभीर मामला है। जिस प्रकार से ट्विटर ने जम्मू कश्मीर लद्दाख को भारत से अलग दिखाया, ये हमारी संप्रभुता को लेकर ट्विटर का प्रश्न उठाना है। ये कभी भी स्वीकारा नहीं जा सकता। वैसे भी भारतीय कानूनों को लेकर ट्विटर जो है उस पर प्रश्न उठ रहे हैं, उन कानूनों का पालन नहीं कर रहे हैं। सरकार ने इस गंभीर मामले में संज्ञान लिया है और खबर है कि जल्द ही इस बारे में ट्विटर से जवाब मांगा जाएगा। ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील मामले पर ट्विटर ने पहली बार इस तरीके की लापरवाही की हो। इससे पहले भी 12 नवंबर 2020 को जम्मू कश्मीर का नक्शा गलत तरीके से दिखाने पर ट्विटर को भारत सरकार नोटिस जारी कर चुकी है। इस बार ट्विटर ने ऐसे समय में ये गलती की है जब नए आईटी नियमों को लेकर उसका भारत सरकार के साथ तनातनी चल रही है। सरकार का कहना है कि ट्विटर जानबूझकर नए नियमों का पालन नहीं कर रहा। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि ट्विटर द्वारा भारत का गलत नक्शा पेश करने पर सूचना प्रसारण मंत्रालय सख्त कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि ट्विटर इंडिया जम्मू कश्मीर के मुद्दे से अच्छी तरह वाकिफ है। और ट्विटर इंडिया की यह हरकत उकसावे के तौर पर इसलिए देखी जा रही है क्योंकि वो नए आईटी नियमों को लेकर लगातार टकराव वाला रुख अपना रहा है। इस बीच भारत में नियुक्त किए गए ट्विटर के अंतरिम शिकायत अधिकारी धर्मेंद्र चतुर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नए आईटी नियमों के तहत भारतीय यूजर्स की शिकायतों पर कार्रवाई के लिए प्रमुख सोशल मीडिया कंपनियों में शिकायत अधिकारी की नियुक्ति जरूरी है। ऐसे में ट्विटर की ओर से भारत में नियुक्त किए गए अंतरिम शिकायत अधिकारी धर्मेंद्र चतुर का इस्तीफा कंपनी की मुश्किलें बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर शिकायत अधिकारी का नाम और संपर्क का पता देना जरूरी है। वहीं ट्विटर ने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया और इस बीच जम्मू कश्मीर और लद्दाख का गलत नक्शा जारी करके गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाया है। ट्विटर का दावा है कि वो लोकतंत्र समर्थक है और कानून के दायरे में रहकर अपनी बात कहने देने का सबसे बड़ा मंच भी। हालांकि ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर किसी को भी मनमर्जी की इजाज़त नहीं दी जा सकती, ट्विटर को भी नहीं। ट्विटर इंडिया का मैनेजमेंट ये अच्छी तरह से जानता है कि जम्मू कश्मीर भारत का सबसे संवेदनशील राज्य है। ऐसे में उसके नक्शे को गलत तरीके से दिखाने को मानवीय भूल नहीं कहा जा सकता। भारत सरकार को ट्विटर से ये जवाब लेना है कि आखिर उसने इस तरह की गंभीर लापरवाही क्यों की। भारत सरकार के सूत्रों का कहना है कि ट्विटर ने ये जानबूझकर भड़काऊ पोस्ट वायरल करने के उद्देश्य से ये कदम उठाया है। ये मामला ट्विटर की कानूनी मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ा सकता है। कोरोना के खिलाफ भारत में चल रहे वैक्सीनेशन अभियान ने दुनिया के सभी देशों को पछाड़ दिया और कोरोना वैक्सीन लगाने के मामले में रिकॉर्ड बना दिया। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि भारत दुनिया में पहला ऐसा देश बन गया है जहां लोगों को सबसे ज्यादा कोरोना का टीका लगाया गया। यानी भारत ने अमेरिका समेत दुनिया के दूसरे देशों को कोरोना वैक्सीन लगाने के मामले में पीछे छोड़ दिया। ऐसा तब है जब भारत में इसी साल 16 जनवरी से टीका लगाने की शुरुआत हुई थी, जबकि अमेरिका में पिछले साल 14 दिसंबर को ही वैक्सीन लगनी शुरू हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए उनके मुताबिक भारत में अब तक कोरोना वैक्सीन की 32 करोड़ 36 लाख डोज लगाई जा चुकी। वहीं अमेरिका में अब तक 32 करोड़ 33 लाख डोज लगाई गई। अब सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले दिनों में देश में रोजाना वैक्सीन की 1 करोड़ डोज लगाई जाए। अफवाहें फैलती हैं या फैलाई जाती हैं वो पूर्णतः निराधार हैं और एक पूरा का पूरा अभियान चलाया जा रहा है। और कुत्ते से बचने के चक्कर में एक आदमी की छत से गिरकर मौत हो गई। फरीदाबाद के अचीवर सोसाइटी में पड़ोसी के पालतू कुत्ते से बचने के चक्कर में एक आदमी की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत हो गई। फरीदाबाद पुलिस ने मृतक के पिता की शिकायत पर कुत्ते के मालिक के खिलाफ लापरवाही से मौत की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये सतर्कता बरतनी बहुत जरूरी है कि इसके बाद किसी के साथ ऐसा हादसा न हो।
हिमाचल के सिरमौर जिले के शिलाई में बारातियों को ले जा रही एक गाड़ी करीब 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हैं। गाड़ी में 12 लोग सवार थे। फरीदाबाद के गुरुग्राम के रास्ते पर एक तेंदुआ मरा हुआ मिला। सड़क किनारे तेंदुए की लाश मिलने पर आसपास के लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। बताया जा रहा है कि तेंदुए की मौत किसी गाड़ी की चपेट में आने से हुई। हैदराबाद में पुलिस ने राशन पर मिलने वाले चावल की कालाबाजारी कर रहे 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये लोग 2 ट्रक और 2 ऑटो में चावल भरकर बेचने ले जा रहे थे। आरोप है कि ये लोग राशन पर मिलने वाले चावल को सस्ते दामों पर खरीदकर ऊंचे दाम पर बेचते थे। यूपी के आजमगढ़ में नेशनल हाईवे 233 पर एक कार में अचानक आग लग गई। जब तक कार में बैठे लोग कुछ समझ पाते, कार में लगी आग तेजी से फैल गई, जिसके बाद कार में बैठे लोग कार का शीशा तोड़कर बाहर निकले। घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक कार जलकर राख हो चुकी थी। एमपी के रीवा में एक आदमी ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर उसे घर में दफना दिया। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं आसपास के लोगों से मिली सूचना के बाद पुलिस आरोपी के घर पहुंची और महिला के शव को बाहर निकाला। अपने लद्दाख दौरे के दूसरे दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह में जवानों के बीच पहुंचे और उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान वहां मौजूद जवानों का जोश भी हाई दिखा। चीन की गर्दन तक आसानी से पहुंचने के लिए भारत सरकार भी LAC पर सड़कों और पुलों के प्रोजेक्ट को तेजी के साथ पूरा करने में जुटी है। इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख से लेकर उत्तराखंड तक BRO की कई योजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन और पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अगर किसी ने आंख दिखाने की कोशिश की तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। लद्दाख में देश के रक्षा मंत्री के साथ ये उन जवानों की हुंकार है जो चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को पल भर में धूल चटाने का माद्दा रखते हैं। लद्दाख पहुंचे राजनाथ सिंह ने जहां चीन और पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया, वहीं चीन तक आसानी से पहुंचने के लिए कुछ और सामरिक दरवाजों को भी खोल दिया। लद्दाख में अपनी इस बेहद महत्वपूर्ण यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन यानी BRO द्वारा निर्मित 63 बुनियादी परियोजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़कों और नए पुलों का भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण किया। आज 63 ब्रिजेज और रोड्स इनका लोकार्पण हो रहा है, सब मिला जुलाकर 75 यानी जहां आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने यह फैसला किया हम 75 ऐसे कार्यों का जिनका हमने निर्माण किया है हम इस राष्ट्र को समर्पित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस दौरान उत्तराखंड के भी 6 पुलों का लोकार्पण किया। दावा किया जा रहा है कि ये पुल जहां सामरिक लिहाज से बेहद अहम है, वहीं आवाजाही और रोजगार के लिए भी ये पुल बेहद अहम साबित होने जा रहे हैं। माननीय राजनाथ सिंह जी, भारत सरकार रक्षा मंत्री जी ने ऐसे जो बॉर्डर रोड के उत्तराखंड के भी जिनमें 6 ब्रिज ऐसे हैं उनका लोकार्पण किया है। सामरिक दृष्टि से भी हम लोगों को उसका फ़ायदा है और साथ ही यहाँ की जनता को सौगात मिला है जिसकी हम कई दिनों से प्रतीक्षा में थे। दरअसल गलवान में चीन और भारत के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद जिस तरह से चीन को मुंह की खानी पड़ी, उसके बाद से चीन की सेना लगातार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सड़क और पुल बनाने के काम में जुटी है। चीन के नापाक मंसूबों को भांपते हुए भारत भी अपनी तैयारियों में जुट गया है। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड और उत्तराखंड से लेकर लद्दाख तक एक ऐसा नेटवर्क विकसित किया जा रहा है जो चीन की चुनौतियों को करारा जवाब दे सकता है। BRO ने मुनस्यारी जौलजीबी रोड में जौनाली नाले पर 70 मीटर लंबा पुल बनाया है। बॉर्डर इलाकों में जौनाली पुल के अलावा 3 और पुलों का भी निर्माण किया गया है। इन पुलों के जरिए सुरक्षा बल आसानी से चीन की सीमा तक पहुंच सकते हैं। उत्तराखंड और लद्दाख के जिन इलाकों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने BRO के प्रोजेक्ट की नींव रखी, उन्हें सामरिक नजरिए से बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इन प्रोजेक्ट के पूरा होने का मतलब ये है कि न सिर्फ रोजगार के नए नए अवसर खुलेंगे, बल्कि नए नए रास्तों के जरिए
चीन तक पहुंचना भी आसान हो जाएगा। बुलंदशहर में एक रिफाइंड फैक्ट्री में आग से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। यूपी के बुलंदशहर में एक रिफाइंड फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद दमकल की दर्जनों गाड़ियों ने मिलकर आग पर काबू पाया। हादसे में फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। एमपी के बुरहानपुर जिले में नेपानगर में घुस आए तेंदुए को वन विभाग की टीम की मदद से एक दिन में ही पकड़ लिया गया। रिहायशी इलाके में घुस आए तेंदुए को वन विभाग की टीम ने पिंजरा लगाकर एक दिन में ही पकड़ लिया। हालांकि अगले ही दिन इलाके में एक और तेंदुआ देखा गया। यूपी के उन्नाव में महिला दरोगा लक्ष्मी बाला ने अपने घर पर संदिग्ध हालात में जहरीला पदार्थ खा लिया। हालात बिगड़ने पर महिला दरोगा को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसके बाद एसपी ने अस्पताल पहुंचकर महिला दरोगा का हालचाल लिया। पुलिस फिलहाल जहर खाने की वजह पति से विवाद को बता रही है। इस संबंध में जांच की जा रही है, तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के चूरू में इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू के नाम पर हुई ठगी के 2 और आरोपियों को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। चूरू की सदर थाना पुलिस ने इस गैंग के 3 सदस्यों को अब तक गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से बरामद मोबाइल और लैपटॉप से पुलिस को इंश्योरेंस धारक हजारों लोगों का डेटा मिला है, जिसकी मदद से ये गिरोह धोखाधड़ी को अंजाम देता था। उनके मास्टरमाइंड के बारे में हमें लीड मिली है और हम जल्दी उसे भी दबोच लेंगे। एमपी के शाहजहांपुर में एक सड़क पर खड़ी एक कार में अचानक आग लग गई। आसपास और गाड़ियां होने की वजह से वहां अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों की मदद से आग बुझाई गई, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी। एमपी के उमरिया में नशे में धुत बेटे ने मां की हत्या कर दी। देखभाल को लेकर हुए विवाद में बेटे को इतना गुस्सा आया कि उसने मां की लाठी से पीटकर हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। सेना के लिए रिसर्च करने वाली संस्था डीआरडीओ ने अग्नि सीरीज की नई मिसाइल का सफल परीक्षण किया। अग्नि सीरीज की एडवांस मिसाइल अग्नि प्राइम करीब 2000 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है, यानी 2000 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के किसी भी ठिकाने को तबाह कर सकती है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है और आज उन्हीं के नाम पर स्थित उड़ीसा के एक टापू से भारत ने मिसाइल तकनीक के क्षेत्र पे नई उड़ान भरी है। आज इस टापू से भारत ने अग्नि श्रेणी की एक नई मिसाइल अग्नि पी का सफल परीक्षण किया है, जिसके बाद भारत का नाम उन चंद देशों के साथ शुमार हो गया है जिनके पास हर तरह की मिसाइल है, जो दुश्मन के मंसूबे और ठिकानों को कुछ सेकंड में ही तबाह कर सकते हैं। ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर भारत ने उस वक्त एक लंबी छलांग लगाई जब अग्नि सीरीज की नई मिसाइल ने बादलों से ढके आसमान का रुख किया। 3, 2, 1, now, 1, 2, बादलों को चीरते हुए मिसाइल जैसे ही हवा में ऊपर उठी, भारत के हौसले, हिम्मत और रुतबे का ग्राफ भी आसमान की ओर उठ गया। असल में ये अग्नि सीरीज की अग्नि पी या अग्नि प्राइम मिसाइल है। नई तकनीक से लैस इस मिसाइल में गाइडेंस और उड़ान के लिए सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इस मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने विकसित किया है। ये विश्व के सर्वश्रेष्ठ मिसाइलों की श्रेणी में आता है, या यूं कहें कि पिछले लगभग 2 दशकों में भारत ने जो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमने तरक्की की है, जो नई नई टेक्नोलॉजीज हमने विकसित की अलग अलग मिसाइलों के लिए, ये उनका समावेश है अग्नि पी में। सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा कि अग्नि सीरीज की ये मिसाइल मिश्रित धातुओं से बनी है और परीक्षण में इसने अपने सभी मानकों को पूरा करते हुए लक्ष्य को भेदा है। जानकारी के मुताबिक अग्नि 1 एक सिंगल स्टेज मिसाइल थी, जबकि अग्नि प्राइम की 2 स्टेज हैं। अग्नि प्राइम का वजन भी अग्नि सीरीज की दूसरी मिसाइलों के मुकाबले बेहद हल्का है। 4000 किलोमीटर की रेंज वाली अग्नि 4 और 5000 किलोमीटर की रेंज वाली अग्नि 5 से इसका वजन बहुत कम है। अग्नि प्राइम परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइल है और उसकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। अग्नि पी परमाणु अस्त्र ले जाने में सक्षम है। जो बढ़ी हुई क्षमताएं हैं, जो सटीकता है, जो अधिक विश्वसनीयता है, बेशक ये भारत के शत्रुओं के मन में और अधिक भय पैदा करेगी। अर्थात भय का अर्थ है एक और अधिक डेटरेंस।
तो जो डेटरेंस वैल्यू है उसमें इजाफा होगा। 700 से 900 किलोमीटर की रेंज वाली अग्नि 1 का 1989 में परीक्षण किया गया था और फिर उसे 2004 से सेना में शामिल किया गया था। अग्नि-P की खासियत ये है कि इसे रेल और सड़क मार्ग कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसे लंबे समय तक एक जगह पर रखा जा सकता है और जरूरत पड़ने पर भारत में कहीं भी इसे ले जाया जा सकता है। इसकी मारक क्षमता 1 से 2000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। DRDO के जरिए विकसित इस मिसाइल में एक ही साथ कई खूबियां हैं। ये अग्नि मिसाइल सीरीज की सबसे आधुनिक और अगली पीढ़ी की मिसाइल है, जिसका वजन अग्नि 3 से 50% तक कम है। बेहद हल्की होने की वजह से इसकी मारक क्षमता काफी बढ़ जाती है। सूत्रों की माने तो इस मिसाइल को बनाकर एक तरह से भारत ने हिंद महासागर और प्रशांत महासागर क्षेत्र में अपनी पहुंच और मारक क्षमता दोनों ही बढ़ा ली। यानी भारत प्रशांत महासागर में दुश्मन के युद्धपोतों को भी तहस नहस कर सकता है। जिस तरह से भारत का जो औद्योगिक क्षमताओं में वृद्धि हुई है, ये बेशक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, मैं न्यूक्लियर मिसाइल की बात नहीं करता, जो बाकी मिसाइल हैं उसके क्षेत्र में भारत की पकड़ को बेहद मजबूत करेगा, क्योंकि ये जो औद्योगिक क्षमताएं हैं ये वह है जो विश्व में भारत को अग्रणी श्रेणी में खड़ा करती है। अग्नि सीरीज की भारत में 5 मिसाइलों का सफलतापूर्वक विकास और परीक्षण किया जा चुका है। 2 स्टेज और सॉलिड फ्यूल पर आधारित अग्नि प्राइम मिसाइल को एडवांस रिंग लेजर गैनरोस्कोप पर आधारित नेविगेशन सिस्टम से गाइड किया जाता है। डबल स्टेज वाले अग्नि प्राइम को सड़क और मोबाइल लॉन्चर दोनों से दागा जा सकता है। सूत्रों की माने तो आने वाले दिनों में भारत और कई ताकतवर मिसाइलों का परीक्षण कर सकता है। भारत मिसाइल के क्षेत्र में अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो चुका है। दुनिया के नक्शे पर भारत एक नए और ताकतवर देश के रूप में उभरा है, जिसके पास अपनी मिसाइल ताकत है। मिसाइल टेक्नोलॉजी या अन्य साजो सामान के लिए भारत अब किसी भी देश पर निर्भर नहीं है। मेक इन इंडिया के तहत भारत के वैज्ञानिक न सिर्फ स्वनिर्भर हैं, बल्कि अपनी मेहनत और लगन से इस नई मिसाइल को तैयार किया और इसका सफल परीक्षण भी किया। कई देश भारत की इन मिसाइलों की मांग कर रहे हैं, लेकिन साथ ही ये भी तय है कि कई देश इस सफल परीक्षण के बाद भारत पर आंखें तरेंगे। श्रीनगर में सिख समुदाय की 2 लड़कियों का जबरन धर्मांतरण कराने का आरोप लगाते हुए दिल्ली में प्रदर्शन हुआ। एक दिन पहले दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने जम्मू कश्मीर के एलजी से शिकायत करते हुए यह आरोप लगाया था, जिसके अगले दिन प्रदर्शन करने जम्मू कश्मीर हाउस के बाहर इकट्ठा हुए सिख समुदाय के करीब 150 लोग बेहद गुस्से में दिखे और उनमें कई बैरिकेड पर चढ़ गए। इन लोगों ने वहां खड़े होकर खूब नारे लगाए। हंगामा बढ़ने के बाद ये लोग जम्मू कश्मीर हाउस के अंदर गए और एक ज्ञापन सौंपा। इन लोगों ने आरोप लगाया कि श्रीनगर में सिख समुदाय की 2 लड़कियों का जबरदस्ती धर्मांतरण कराया गया। और यहाँ देख सकते हैं आप कि सिख समुदाय के लोग बैरिकेड पर चढ़ गए। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि ये गैर कानूनी है। यही नहीं, दावा किया गया कि उनमें एक लड़की का न केवल जबरन धर्म बदला गया, बल्कि उसे उसके परिवार से भी मिलने नहीं दिया गया। ये अत्याचार हो रहा है कि एक बुजुर्ग मुस्लिम आदमी के साथ एक बच्ची का निकाह पढ़ देना और फिर बच्ची के माँ बाप को मिलने न देना। एक दिन पहले मनजिंदर सिंह सिरसा की अगुवाई में सिख समुदाय का एक प्रतिनिधिमंडल श्रीनगर पहुंचा था, जहां उपराज्यपाल से मुलाकात करके इस मुद्दे को उठाया गया था। मुलाकात से पहले इन लोगों ने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन भी किया था और ये मांग की थी कि केंद्र सरकार इस मामले में जल्द कार्रवाई करे। हम केंद्र की सरकार से आग्रह करते हैं तुरंत इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस मामले में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं और भरोसा दिया कि जिन लड़कियों का जबरन धर्मांतरण हुआ वो अपने परिवार में लौट आएंगी। सोशल मीडिया के नए नियमों पर ट्विटर और केंद्र के बीच चल रही तनातनी के बीच ट्विटर ने अपनी वेबसाइट पर भारत का नक्शा ही गलत तरीके से दिखा दिया। न्यूज़ 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि ट्विटर ने अपनी वेबसाइट पर भारत का जो नक्शा दिखाया उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग देश के तौर पर दिखाया गया। ये दूसरा मौका है जब ट्विटर ने भारत के नक्शे को गलत तरीके से पेश किया। करीब 1 साल पहले भी ट्विटर ने ऐसी ही हरकत की थी। उस वक्त भारत का जो नक्शा दिखाया गया था उसमें लेह को चीन का हिस्सा बता दिया गया था। सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक केंद्र ने इस घटना को गंभीरता से लिया है और बहुत जल्द ट्विटर के खिलाफ केंद्र सरकार कड़ी कार्रवाई कर सकती है। 3 दिन पहले ही ट्विटर ने अमेरिकी कानूनों का हवाला देते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के ट्विटर अकाउंट को लॉक कर दिया था और बाद में अपनी गलती सुधारते हुए करीब 1 घंटे बाद उनके अकाउंट को अनलॉक कर दिया था।
मध्य अमेरिका देश कोस्टा रिका के लाइबेरिया से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक पुराने ज्वालामुखी में अचानक विस्फोट हो गया। बताया गया कि ज्वालामुखी पिछले कई महीनों से शांत था, लेकिन अचानक एक जोरदार धमाके के साथ ये एक बार फिर फट गया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें इस शांत ज्वालामुखी में धमाका होता नजर आया। तस्वीरें देखने पर ऐसा लगा जैसे वहां कोई बम धमाका हुआ हो। विस्फोट के बाद ज्वालामुखी से निकलने वाली राख और पत्थर आसमान में काफी ऊंचाई तक फैले नजर आए। धुएं और गैस के गुबार ने आसपास के बड़े इलाके को ढक लिया। तो वहीं वैज्ञानिकों के मुताबिक ज्वालामुखी से निकला लावा उसके मुहाने से करीब 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैल गया। ज्वालामुखी में हुए विस्फोट के बाद लोगों को वहां से दूर रहने की हिदायत दी गई है। मुंबई से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां कोरोना से बचाव के तरीकों से बच्चों को जागरूक करने के लिए अशोक कुर्मी नाम के एक शख्स ने अनोखा तरीका निकाला। ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, जिससे बच्चों को बचाने के लिए मुंबई में इस शख्स ने जोकर के भेष में जागरूकता अभियान की शुरुआत की। वो शहर के अलग अलग इलाकों में घूमकर बच्चों को जागरूक करने के काम में जुटे हैं। रंग बिरंगे लिबास और जोकर के गेटअप में उन्होंने गरीब परिवारों से ताल्लुक रखने वाले बच्चों को खेल खेल में कोरोना से बचाव के कई तरीके सिखाए। बाहर से खेल के घर पे आएंगे तो हाथ धोना और जितना हो सके थोड़ा थोड़ा दूर रहना है। अशोक कुर्मी ने बताया कि इस काम के लिए उन्होंने जोकर की वेशभूषा को ही क्यों चुना। बच्चों को संदेश देने के लिए, उनको ये कोरोना के रिलेटेड अवेयरनेस के लिए मैंने जोकर का रूप धारण किया है। कोरोना से बचाव के उपाय सीखने के बाद बच्चे भी काफी खुश दिखे। 1 मीटर दूर खड़े रहने को बोलते और अच्छे से हाथ धोने को बोलते, मास्क भी पहनने को बोलते। इस अभियान के तहत अशोक कुर्मी ने न केवल ऐसे बच्चों को कोरोना से बचाव का पाठ पढ़ाया, बल्कि उनमें मास्क और साबुन भी बांटे ताकि वो उन चीजों को अपनी आदत बना ले। दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे T20 मैच में वेस्टइंडीज को हरा दिया। दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे T20 मैच में वापसी की और मेजबान वेस्टइंडीज को 16 रन से हरा दिया। इसी के साथ 5 मैचों की ये सीरीज 1-1 की बराबरी पर पहुंच गई। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर सुबह श्रीनगर में होने वाली गुपकार गठबंधन की बैठक रद्द हो गई। पीडीपी अध्यक्ष और इस गठबंधन की सहयोगी महबूबा मुफ्ती के व्यस्त होने की वजह से इसे टाल दिया गया। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने अरविंद केजरीवाल को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाजत नहीं दी। हालांकि पंजाब सरकार ने आम आदमी पार्टी के लगाए आरोपों को बेबुनियाद बताया। आपकी बौखलाहट इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाजत ना देने से साफ नजर आ रही है, पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर होगी। सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने विंबलडन में जीत से शुरुआत की। उन्होंने पहले दौर में 4-6, 6-1, 6-2 और 6-2 से जीत हासिल की। मुंबई के पास पालघर में किन्नरों के लिए एक कॉलेज की शुरुआत की गई। बताया गया कि ये राज्य का पहला कॉलेज है जहां ट्रांसजेंडरों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि ये किन्नर विद्यालय हमारे लिए खुला है, क्योंकि ये बहुत ही आश्चर्यजनक चीज हुई हमारे समाज में। मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच दोपहर से वनडे सीरीज की शुरुआत होगी। इसका पहला मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी, जिसने थोड़ी ही देर में पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। सामने आई तस्वीरों में वो फैक्ट्री लपटों से घिरी नजर आई। वहां से कई फीट ऊंची लपटें उठती हुई दिखाई दी। आग इतनी जबरदस्त थी कि लपटों को काफी दूर से देखा जा सकता था। जानकारी मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया, लेकिन भीषण आग के सामने उनकी कोशिशें भी नाकाम होती नजर आईं। बताया गया कि इस फैक्ट्री में खाने का तेल बनाया जाता था, जिसके आग पकड़ने की वजह से हालात और बिगड़ गए। हालांकि हादसे के वक्त फैक्ट्री बंद थी और वहाँ कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था। यूपी के बुलंदशहर में ट्विटर के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया। यूपी के बुलंदशहर में भारत का गलत नक्शा दिखाने पर ट्विटर के एमडी मनीष माहेश्वरी और इंडिया हेड अमृता त्रिपाठी के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया है और दोनों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई। जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो, ऐसी अपनी मांग है। आगरा में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान इनामी बदमाश को गोली लगने के बाद पकड़ लिया। बदमाश मोहन फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हत्या के मामले में पुलिस मोहन की तलाश कर रही थी। पहले भी मोहन हत्या के मामले में 2 बार जेल जा चुका है।
भोपाल क्राइम ब्रांच की टीम ने होशंगाबाद में छापेमारी कर धोखाधड़ी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों पर शेयर बाजार के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करने का आरोप है। फिलहाल पुलिस आरोपियों के मोबाइल और लैपटॉप जब्त कर मामले की जांच कर रही है। एमपी के राजगढ़ में एक ई-बाइक के शोरूम में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह से शोरूम में रखी करीब 20 बाइक और लाखों का सामान पूरी तरह जल गया। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के आगरा में 2 बाइकों में टक्कर के बाद दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से पत्थरबाजी होने लगी। दोनों पक्षों के बीच हुई इस पत्थरबाजी का वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो थोड़ी ही देर में वायरल हो गया। यूपी के प्रतापगढ़ में गाँव वालों ने एक चोर की जमकर धुनाई कर दी। ऑटो गैरेज में चोरी के आरोप में गाँव के लोगों ने पहले इसकी जमकर धुनाई की, फिर पेड़ से बांधकर खूब पीटा। कोलकाता में लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठनों ने फर्जी वैक्सीनेशन अभियान के खिलाफ प्रदर्शन किया। हाल ही में वहां वैक्सीन कैंप लगाने वाले एक नकली आईएएस अधिकारी को पुलिस ने पकड़ा था, जिसके बाद लेफ्ट के छात्र संगठनों ने इस फर्जी अधिकारी और टीएमसी के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया और इस मुद्दे पर नगर निगम के दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान जब प्रदर्शनकारियों ने दफ्तर के अंदर जाने की कोशिश की तो वहां पहले से मौजूद पुलिस वालों ने बैरिकेड लगाकर उनका रास्ता रोक लिया, जिस पर वो लोग भड़क गए और फिर पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने लगे। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ने की भी कोशिश की। हालांकि पुलिस वालों की सख्ती के आगे वो अपने इरादे में कामयाब नहीं हो सके। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि टीएमसी के कई नेताओं ने पकड़े गए फर्जी आईएएस अफसर देवांजन देव के साथ मिलकर वैक्सीन घोटाला किया। स्टेट का जो पावर में है टीएमसी, इसका लोग है। टीएमसी लीडर्स के साथ इसका नाता है, रिश्ता है। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने इंजेक्शन के कटआउट के साथ सड़क पर उतरकर अपना विरोध जताया। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कुछ बेखौफ बदमाशों ने एक ही परिवार के 3 लोगों को हमेशा के लिए सुला दिया। बताया गया कि बदमाशों ने बीती रात एक कपड़ा कारोबारी के घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस हमले में कपड़ा कारोबारी और उसके दोनों बेटों ने अपनी जान गंवा दी, जिसकी जानकारी मिलते ही पूरा मोहल्ला वहां इकट्ठा हो गया और फिर पुलिस को बुलाया गया। पुलिस के कुछ अधिकारी अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंचे। जिस मकान में तीनों की हत्या की गई, उसी के ग्राउंड फ्लोर पर कपड़े की दुकान थी। बताया गया कि बदमाशों ने शुरुआत वहीं से की। कपड़ा कारोबारी को मारते हुए वो बदमाश पहली मंजिल पर पहुंचे और उसके दोनों बेटों को भी मार दिया। ऊपर उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस कमरे में भी जाकर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। रात के अंधेरे में जब ये सब कुछ हुआ तो इलाके के कुछ लोग इसके गवाह भी बन गए। करीब 6 से 7 लोग थे मौजूद, फायरिंग कर रहे थे। करीब लोगों ने 12 से 15 राउंड फायरिंग की है। पुलिस के साथ डॉग स्क्वाड की टीम भी वहां पहुंची। मकान और दुकान के चप्पे चप्पे को छानने के बाद पुलिस अफसर ने भरोसा दिया कि इस हत्याकांड की गुत्थी को जल्द ही सुलझाया जाएगा। 3 टीमें इसमें अलग अलग पहलुओं पर इस समय वर्तमान में जांच कर रही हैं। हत्या के बाद मकान के कुछ हिस्सों में खून के धब्बे भी दिखाई दिए। वहां सामान भी तितर बितर मिला। वनडे और T20 सीरीज खेलने के लिए टीम इंडिया श्रीलंका पहुंच गई। शिखर धवन की कप्तानी वाली भारतीय क्रिकेट टीम श्रीलंका पहुंच गई। दोनों टीमें अगले महीने 3 वनडे और 3 T20 मैच खेलेंगी। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने अपने लोकसभा क्षेत्र मथुरा में एक वैक्सीन सेंटर का उद्घाटन किया। ये कैंप वहां बने आरएसएस दफ्तर में बनाया गया है, जहां कोरोना का टीका लगवाने पहुंचे लोगों ने हेमा मालिनी के साथ सेल्फी भी ली। 2 वैक्सीन जो बोला हुआ है मोदी जी ने, योगी जी ने, वो सबको लेना चाहिए। उज्जैन में 76 दिनों बाद महाकाल मंदिर खोल दिया गया। महाकाल के दर्शनों के लिए सुबह 5 बजे से ही श्रद्धालु वहां जुटने शुरू हो गए थे। हालांकि मंदिर में जाने के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट या 48 घंटे पहले हुए कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट दिखाना जरूरी है। जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में एक शख्स ने दावा किया कि कोरोना की वैक्सीन लगवाने के बाद उसका लकवा ठीक हो गया। बताया गया कि संधू राम नाम के इस शख्स को 2.5 साल पहले लकवा हो गया था और तब से वो चल फिर नहीं सकता था। टीका लगे से बाद पूरा छूट गए से। बताया गया कि संधू राम को 25 अप्रैल को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई थी, जिसके बाद उसकी तबीयत में तेजी से सुधार होता चला गया। दूसरा टीका का जब समय आया तो दूसरा टीका लगवाने गए तो अपने साइकिल चलाते गए। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू आज दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात करेंगे। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह और पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है।
और इन सबके बीच सिद्धू आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें, सिद्धू के सुबह 11:30 बजे मुलाकात करने की संभावना है। इटली में जोर शोर से गे प्राइड 2021 का जश्न मनाया गया, जिसके लिए हजारों समलैंगिक और उनके समर्थक सड़कों पर जुटे। ये जश्न एक ऐसे समय हुआ जब वेटिकन समलैंगिक लोगों के लिए लाए जा रहे खास बिल का विरोध कर रहा है, जिसके खिलाफ ये लोग सड़कों पर उतर आए और हाथों में सतरंगी झंडे और प्लेकार्ड थामे इन लोगों ने प्राइड परेड में हिस्सा लिया। मिलान की सड़कों पर जुटे ये लोग वहां चल रहे म्यूजिक की धुन पर नाचते झूमते नजर आए। पिछले साल कोरोना की वजह से प्राइड परेड रद्द हो गई थी, लेकिन इस साल लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं इटली के रोम में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां हजारों समलैंगिक और उनके समर्थक इसमें शामिल हुए। इस दौरान इन लोगों ने पोस्टर और प्लेकार्ड पर लिखे संदेशों के जरिए देश के दूसरे नागरिकों की तरह सम्मान से जीने के अधिकार की मांग की। T20 वर्ल्ड कप यूएई में करवाया जाएगा। इस साल होने वाला T20 वर्ल्ड कप भारत में नहीं खेला जाएगा। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका की वजह से बीसीसीआई ने यह फैसला लिया। अब इस टूर्नामेंट को यूएई में करवाया जाएगा। They will inform the ICC to move it to UAE because that's the ideal venue after India. आईटी समेत कुछ सेक्टरों के शेयरों में कमजोरी रही, जिससे शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 189 अंक गिरकर 52,736 पर लुढ़क गया। साथ ही निफ्टी 46 अंक नीचे 15,815 पर खिसक गया। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने साफ किया कि उनकी पार्टी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेगी। इसके साथ ही मायावती ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी करने के निर्देश दिए। बीएसपी ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को नहीं लड़ने का फैसला लिया है। धर्म परिवर्तन करवाने के आरोप में 3 और लोगों को पकड़ लिया। इन तीनों आरोपियों को दिल्ली और हरियाणा से गिरफ्तार किया गया। श्रीनगर से सुरक्षा बल ने लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर नदीम अबरार को गिरफ्तार कर लिया। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की मांग करने के आरोप पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी हमलावर हो गई। इस मुद्दे पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष के साथ सांसद मनोज तिवारी, मीनाक्षी लेखी और कुछ विधायक जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए। दिल्ली बीजेपी के सांसद और विधायक जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लगातार बीजेपी दिल्ली सरकार पर हमलावर है। बीजेपी ने इस मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आपराधिक लापरवाही का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना चाहिए। हिमाचल के सिरमौर जिले के शिलाई में बारातियों को ले जा रही एक गाड़ी करीब 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल हादसे में मारे गए लोगों की पहचान नहीं हो पाई है। हादसे में 2 लोग घायल हैं, जिसमें से एक की हालत गंभीर है। हादसे में मारे गए लोगों के परिवार के लिए पीएम राहत कोष से 2 लाख और घायलों को 50,000 की मदद का ऐलान किया गया है। तो वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने भी ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया। उत्तराखंड के चमोली से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां पहाड़ खिसकने की घटना के बाद बद्रीनाथ हाईवे पर पत्थर जा गिरे। बताया गया कि जिस वक्त ये घटना घटी, वहां सड़क बनाने का काम जारी था, लेकिन तभी अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे की तरफ गिरने लगा, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि वहां मौजूद कुछ लोगों ने इस पूरी घटना को अपने फोन में कैद कर लिया। पहाड़ से पत्थरों के साथ मलबा इतनी तेजी से हाईवे की तरफ आया कि वहां से कुछ दूरी पर मौजूद लोग ये देखकर घबरा गए। वहां से उठ रही धूल को देखकर ऐसा लगा मानो आग लगने की वजह से धुआं उठ रहा हो। गनीमत ये रही कि इस घटना के दौरान वहां कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के 4 धाम यात्रा शुरू करने के फैसले पर रोक लगा दी। न्यूज़ 18 के अनुपम त्रिवेदी की रिपोर्ट है कि कोरोना संकट की वजह से 4 धाम यात्रा पर रोक लगाते हुए हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को कड़ी फटकार लगाई और चारों धाम से श्रद्धालुओं के लिए लाइव दर्शन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। असल में पिछले हफ्ते ही उत्तराखंड सरकार ने शर्तों के साथ 4 धाम यात्रा को 1 जुलाई से शुरू करने का फैसला किया था और 4 धाम की यात्रा करने वाले सभी लोगों के लिए RT-PCR रिपोर्ट को भी जरूरी किया था। लेकिन हाईकोर्ट ने कुंभ के दौरान कोरोना जांच में हुए फर्जीवाड़े का जिक्र करते हुए उत्तराखंड सरकार के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए और यात्रा पर रोक लगा दी।
अमेरिका के मिशिगन में तेज बारिश के बाद आई बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहां बाढ़ की वजह से कुछ इलाकों की बिजली गुल हो गई और कई घरों को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद वहां के कई लोग अपने सामान के साथ रास्तों पर रहने को मजबूर हो गए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और बाढ़ के पानी ने वहां की सड़कों को ऐसा डेरा जमाया है कि उसमें कई गाड़ियां डूबी हुई नजर आ रही हैं। अचानक आए इस सैलाब में लोगों के मकान इस कदर बर्बाद हुए कि अब वो राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर हैं। मुंबई के वडाला रोड स्टेशन से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां ट्रेन पर चढ़ते वक्त एक आदमी का पैर फिसल गया। हादसे के वक्त स्टेशन पर इक्का दुक्का लोग ही मौजूद थे और आरपीएफ की एक जवान भी वहां ड्यूटी पर तैनात नजर आई। थोड़ी देर में वहां रुकी हुई ट्रेन चल पड़ी और वो आदमी उससे नीचे उतर गया। फिर अचानक उसी ट्रेन को पकड़ने के लिए उस आदमी ने दौड़ लगा दी। इसी हड़बड़ी में ट्रेन पर चढ़ते वक्त उसका पैर फिसल गया और वो गिर पड़ा। उसके गिरते ही आरपीएफ की जवान उसकी तरफ दौड़ पड़ी। उस जवान ने तुरंत उस आदमी का हाथ पकड़कर खींचा और ट्रेन से दूर कर दिया। इस हादसे में उस आदमी की जान